श्रोताओं नमस्कार। आज लुई ब्रेल दिवस है और लुई ब्रेल दिवस के दिन हम सामान्यतः हमेशा लुई ब्रेल की बातें करते हैं या ब्रेल लिपि की बातें करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि ब्रेल लिपि क्या है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते हैं और हमने शायद कभी ब्रेल लिपि से पढ़ाई नहीं की या ब्रेल लिपि को सीखने की कोशिश भी नहीं की। आज हमारे साथ प्रतीक्षा भाटी हैं जो कि मन की आंखों से देखती है और इन्हें ब्रेल लिपि के बारे में खुद अनुभव है, खुद उस रास्ते पे चलती हैं जहाँ से ब्रेल लिपि शुरू हुई थी और ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते पढ़ते आज बहुत आगे तक पहुँची है। कहाँ तक पहुँची है ये हम उनसे खुद से पूछेंगे। प्रतीक्षा जी हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, आकाशवाणी के स्टूडियो में। सूरज कण ने चमकावे, चंदू इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल कर जावे, धरती धोरारी धोरारी धरतीयों आपने और सुनने वाले सभी श्रोताओं ने मारो खम्मा गणी। ये था प्रतीक्षा जी ने अपनी एक परिचय दिया था अपने अंदाज में, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि प्रतीक्षा जी आज हमारे स्टूडियो में किस रूप में हमारे साथ हैं। मैंने आपको बताया था कि वो मन की आंखों से देखती है और मन की आंखों से देखना शायद आप और हम नहीं समझ पाएंगे जितने कि वो खुद समझती है। आज लुई ब्रेल दिवस है और आपने अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया हमारे श्रोताओं के सामने, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगी कि बात जब भी हम लुई ब्रेल की करते हैं तो हम लोग सिर्फ ब्रेल लिपि पे आके ठहर जाते हैं। तो क्या ब्रेल लिपि सिर्फ एक वही चीज़ है कि कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं, उनसे सिर्फ पढ़ना होता है, उनके अक्षर समझना होता है, ये है या इससे आगे बहुत कुछ है? इसके बारे में बताएं आप। प्रथम बार 2009 में जब हमारी एक आंख पहले ही जा चुकी थी, जब हम 3-3.5 साल के थे। 2009 की बात है ये? नहीं, 2009 में प्रथम बार ब्रेल से सामना हुआ जी था। जी जी। जब तक हमने सामान्य स्कूल में अध्ययन किया, परंतु जब लगा कि जो बची कुची विज़न है या रोशनी है उसे जाने की संभावना ज़्यादा है, जी तो उसके बाद पापा जी ने एक ब्लाइंड स्कूल प्रतापनगर में खोजी थी और उन्हें पता चला था। जी। तो प्रथम बार वहाँ से जब हम 4th में थे और वहाँ जाकर ब्रेल से पता चला कि ब्रेल भी कोई लिपि होती है जिससे जिन्हें नहीं दिखता है वो उसे पढ़ते भी हैं और उससे वो आगे बढ़ सकते हैं। तब पता चला था कि ब्रेल क्या है, पर फिर भी ये नहीं पता था कि इसका आविष्कार कैसे हुआ है या ये आई कैसे है अस्तित्व में। आगे बढ़ के पता चला कि ये क्या है। जी। तो जब आपने 4th तक की जो पढ़ाई है वो सामान्य तरीके से की, तो 4th के बाद में जब आपकी दृष्टि नहीं रही तो आपको वापस शुरुआत से पढ़नी पड़ी होगी सारी चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि हम उस वक्त भी पूर्ण रूप से ब्लाइंड नहीं हो गए थे। जी। हमें एक आंख में थोड़ी बहुत रोशनी थी। हम्म। वहाँ जब गए थे तो जैसे सामान्यतः होता है कि आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी 2-4 दिन के लिए फर्स्ट क्लास में रखा गया था। हमारी सीखने की स्पीड देखी गई थी कि हम कितना जल्दी उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। जी। जब उन्हें लगा कि हम बहुत जल्दी उस चीज़ को ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, तो हमें पुनः 2-4 दिन के बाद 4th क्लास में डाल दिया गया था। तो फिर पढ़ाई वैसी हुई जैसे दूसरे बच्चे करते हैं? हाँ, हमने ब्रेल भी सीखी थी, पर ये कह लिया जाए कि पूर्ण रूप से ब्रेल का यूज़ हमने 10th तक भी नहीं किया था, क्योंकि दिखाई देता था थोड़ा बहुत। अच्छा, जब तक आपकी थोड़ी थोड़ी दृष्टि थी आपने सामान्य किताबें भी पढ़ी, हाँ। लेकिन उसके दौरान जब 4th क्लास से 10th क्लास तक आप मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे? हाँ, मेंटली प्रिपेयर भी हो गए थे। हमने ब्रेल सीखी भी थी उस दौरान, क्योंकि ऐसा था कि यदि हम ब्रेल नहीं सीखते तो हमारा आगे बढ़ना ही पॉसिबल नहीं था। जी। अच्छा, ये तो हुई आपकी कुछ व्यक्तिगत बातें कि आपने 10वीं तक दोनों तरह से पढ़ाई की और 10th पास भी की होगी अच्छे नंबरों से। और लेकिन जब ब्रेल में सारी कुछ पढ़ाई आने लगी तब आपको कैसा लगा? क्या सामान्य पढ़ाई में और ब्रेल लिपि की पढ़ाई में क्या फ़र्क लगा आपको? उस समय एक पल ऐसा आया था जब लगा था कि सब कुछ शुरू से शुरू करना है, वो बहुत मुश्किल था। जी। ब्रेल आती थी बेशक, पर उसमें ही पूर्ण रूप से पढ़ना वो कभी किया ही नहीं था। पर फिर उसके साथ चलना थोड़ा मुश्किल था, पर
ज़्यादा कुछ फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम ब्रेल सीख चुके थे पहले ही, तो उस दौरान अ, थोड़ा अंतर, क्या बहुत ऐसा लगता है कि रात और दिन का पूरा अंतर पूरा ही होता बदलाव है। हो गया। हाँ, जी। क्योंकि ऐसा हो गया था कि जहाँ कल तक हमें थोड़ा बहुत भी या अपने आप को या दूसरों को भी देख सकते थे, और आज उस स्थिति में खड़े थे कि हम खुद की शक्ल भी देख नहीं सकते, और उसी में हमें आगे बढ़ना था, उसी ब्रेल के साथ पढ़ना था। और उस समय समझ आया कि ब्रेल हमारे जीवन में क्या है और ब्लाइंड के जीवन में इसका अस्तित्व क्या है। अच्छा, तो थोड़ा हमें बताइए, जो हमारे श्रोता हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आपके ये अनुभव जो ब्रेल लिपि के साथ हुए वो कैसे हुए, किस तरह से आपने दुनिया का सामना किया, किस तरह से आप आगे तक बढ़े, आपने आरएस का एग्ज़ाम भी दिया, ब्रेल लिपि से दिया होगा, किस किस तरह की सुविधाएं आपको मिली। मैं अब बीच में सवाल नहीं करूंगा, अब आप बोलेंगे आपके अनुभवों से। ब्रेल को जानने से पहले लुई ब्रेल को जानना ज़रूरी है कि जी। वो कौन थे, आखिरकार ये अस्तित्व में कैसे आई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जब ब्रेल आई हो या उससे पहले कभी प्रयत्न नहीं किया गया हो जी। ब्लाइंड के जी। जीवन में पढ़ने का, हम्म। परंतु 1809 में साइमन ब्रेल और मोनिक ब्रेल के घर 4 जनवरी 1809 में लुई ब्रेल ने जन्म लिया। उनके पिताजी एक चमड़े के कारखाने में काम करते थे, जी। और 3 साल की उम्र में उन्होंने वहीं पे किसी औजार के लगने की वजह से उनकी विजन चली गई थी। दोनों आंखें एक साथ खराब हाँ, हुई? दोनों आंखें एक साथ खराब हो गई थी क्योंकि वो इन्फेक्शन इतना था कि वो बचा नहीं पाए थे, और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जी। कि वो बचा पाते उस चीज़ को। हम्म। पर लुई ब्रेल को सीखने की इच्छा बहुत थी, वो भी पढ़ना चाहते थे क्योंकि उनका तो शुरुआत ही जब कहते हैं कि बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो वो 3-4 साल की उम्र की बात शुरू करता है, और उनकी के जीवन की शुरुआत ही उस 3-4 साल की उम्र में ब्लाइंड हो गए थे, और उसके बाद उन्हें शुरू करना था। जी। उन्हें एक वहाँ के सामान्य चर्च के एक फादर थे जिन्होंने उन्हें सिखाने का और आगे बढ़ाने का कोशिश किया। उन्होंने एक विद्यालय के जो टीचर थे उनसे बातचीत की और उन्हें एडमिशन दिलाया। जी। जी। वो सुनकर और बहुत जल्दी सीखते थे, याद कर लेते थे, पर सिर्फ काम उससे नहीं चलता था क्योंकि सिर्फ सुनना ही सब कुछ नहीं था, वो पढ़ना चाहते थे। जी। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें पेरिस नेशनल ब्रेल इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाया, जो कि 1784 में ये एक प्रथम ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ ब्लाइंड को शिक्षा दी जाती थी। वहाँ उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई, परंतु वहाँ जो लिपि यूज़ की जाती थी वहाँ वो उभार कर पढ़ते थे और वो बहुत मुश्किल था। अच्छा, जो सामान्य अक्षर हैं उन्हीं को उबार कर पढ़ाया जाता होगा। ब्रेल लिपि से पहले की बात बता रही हैं आप? हाँ, ऐसा कुछ था कि वो पन्नों पे उभार कर, यानी कि वो इतना मुश्किल था कि आप समझिए कि उस समय ब्रेल में या उस वो जो लैंग्वेज थी, वो जो लिपि थी, उसमें जी। सिर्फ 14 किताबें उपलब्ध थी। जी। उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। हम्म। परंतु इसी दौरान फ्रांस के एक रिटायर्ड कर्नल आए थे वहाँ पे कुछ शिक्षा वगैरह और कुछ जांच करने, तो जी। उसी दौरान उन्होंने कोड बनाया था सैनिकों के लिए, ब्रेल वैसा उभार कर कुछ, जी। कि जिससे अंधेरे में वो यूज करके अपनी बातचीत को बिना किसी खबर पहुंचे वो अपना काम कर सके, आपस में संवाद कर हाँ। सकें। जी। परंतु लुई ब्रेल साहब ने वो चीज़ देखी, वो कम से कम कुछ 12 डॉट्स के ऊपर थी कि एक पंक्ति में 6 लाइनें और एक पंक्ति में 6 डॉट्स, ऐसा, यानी कि 6 डॉट्स करके 12 डॉट्स पे था। जी। पर उसमें कोई गणितीय चिन्ह नहीं थे, कोई विराम चिन्ह नहीं था, कोई अंग्रेजी के या हिंदी के किसी भी चिन्ह का यूज नहीं था। जी। उसमें सिर्फ सामान्य लिखा जा सकता था। उसमें उन्हें कुछ कमियां लगी लुई ब्रेल साहब को, और उन्होंने 13 साल की उम्र में उस पे काम करना शुरू किया, और 15 साल की उम्र में उसे मूर्त रूप देकर
उन्होंने उसे अस्तित्व में लाए। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया ना। हाँ, बहुत कम एज में, परंतु उन्हें 1834 में उन्हें सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शनी के लिए बुलाया भी गया। परंतु उनके जीते जी ब्रेल को मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। उनके वो बहुत कम एज में, यानी कि सिर्फ 43 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। और उनके जाने के पश्चात 1854 में फ्रांस ने ब्रेल को मान्यता प्राप्त की, मान्यता दिलाई और लुई ब्रेल साहब को एक सम्मान दिया। तो पहले सिर्फ ये फ्रांस में ही मान्य हुई। हाँ, फिर धीरे धीरे कहीं जाके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया और आज उन्हीं के नाम पर इस ब्रेल लिपि का नाम रखा गया है, ब्रेल लिपि। और पूरी दुनिया में जो भी देख नहीं सकते वो इससे पढ़ते हैं। हाँ। तो इसमें उनके जाने के बाद कुछ और भी सुधार हुए होंगे। हाँ, आज के डेट में ये सिर्फ 6 डॉट्स पे आधारित थी, जिसमें 3 दाएं साइड और 3 बाएं साइड बिंदु होते हैं। और ऐसे ही आप लगभग उसमें 64 चिन्ह के, यानी कि 64 चिन्हों के रूप में आप उसे यूज ले सकते थे। परंतु आने वाले वक्त के साथ कुछ बदलाव हुए जी। और आज की डेट में उसे 8 बिंदुओं पर उसे लिखा जाता है। यूजुअली 12th तक जो पढ़ाई होती है या 12वीं तक जो शिक्षा होती है वो सिर्फ 6 बिंदु पर ही आधारित होती है जी। परंतु जैसे कंप्यूटर में ब्रेल लिखा जाए या फोन पे ब्रेल लिखा जाए तो उसमें सुधार किया गया और आज की डेट में ब्रेल भी सिर्फ एक प्रकार की नहीं रह गई, उसका भी बहुत विभिन्न रूप हो गए हैं। कई तरह कई एडवांस उसके स्टेज बन गए हैं। हाँ। अच्छा, बात जब करें अपन ब्रेल लिपि की तो सिर्फ लिखना तक ही सीमित नहीं रहा। आज के ज़माने में सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं। मैंने देखा कि आप बहुत अच्छे से व्हाट्सअप चला सकती हैं, आप ईमेल और वो भी करती होंगी, आपके मेल भी आते होंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में कैसे शामिल होती गई ब्रेल लिपि के साथ? कहते हैं कि बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उसकी शुरुआत होती है कि उसे हाथ पकड़ के चलना सिखाना। जी। वैसे ही एक ब्लाइंड की या कह ले दृष्टिबाधित के जीवन में उसे आगे बढ़ना मतलब उसका मूल या उसकी जड़ होता है ब्रेल। जब वो उसे सीखता है, आगे बढ़ता है। जब हम ब्लाइंड हो गए थे तो लगा था कि सिर्फ यहाँ तक तो सीमित नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ लिए, आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, सब यहीं तक सीमित नहीं हो सकते, आपको कुछ और भी सीखना पड़ेगा। जी। तभी कहीं जाकर आप इस समाज में अपना अस्तित्व बना पाएंगे। जी। तो फिर हमने जयपुर नेत्रहीन कल्याण संघ से कंप्यूटर में 4 महीने का कोर्स किया। आपको वहाँ जाना पड़ा? हाँ जी। हम वहाँ रहकर हमने पूर्ण रूप से बेसिक जैसे नॉर्मली कोर्स सिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे RCIT का जो स्टेट लेवल कोर्स होता है कंप्यूटर का, हमने वो होता 3 महीने का है, पर यूजुअली हमें ट्रेनिंग 4 महीने की दी गई थी। और उसे लेने के बाद इतना था कि वर्ड में, मेल में या ब्राउज कुछ भी करके आना है, हम वो कर सकते थे। जी। परंतु मन यही शांत नहीं हुआ, कुछ और सीखने की इच्छा थी। तो फिर हमने लास्ट ईयर HTML सीखना शुरू किया, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। हाँ। उसके बाद भी हमने जावा सीखा और आज की डेट में हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, हम मेल्स भी करते हैं, मेल्स के रिप्लाई भी देते हैं और आसानी से टेक्स्ट टू स्पीच का यूज़ करते हुए फ़ोन को भी यूज़ लेते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये सब कर पाती हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो कि नेत्रहीन है, नेत्रहीन विकास संस्था। वो मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि एक मंदिर में मैं गया था कोई अपने परिवार के, अपने दोस्तों के साथ, और उनकी पूरी टीम आई हुई थी वहाँ पर घूमने। उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ से पहचाना, मुझे सुना, उन्होंने कहा आपका नाम मनीष सोलंकी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उनका हम रेडियो सुनते हैं
और रेडियो पे आपकी आवाज़ अक्सर आती है। तो ये जो एक चीज़ डेवलप होती है अपने आप में, खाली रेडियो को लेकर नहीं, आप कंप्यूटर की बात कर रही हैं, तो कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, तो इसमें किस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं, क्या सिस्टम रहता है इनको यूज़ करने का? फोन में एक एप्लीकेशन होती है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। जी, जैसा कि इसका अर्थ ही निकलता है कि गूगल टेक्स्ट को आप बोल के बताएं। बोलकर आपको बताएगा। वैसे ही कंप्यूटर में जावा या फिर कह लीजिए एनवीडीए, नॉन वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, जी, मतलब जो भी उस आपके लैपटॉप के स्क्रीन पर या कंप्यूटर के स्क्रीन पर है, आप जो भी कीज दबाएंगे या कोई भी बटन आप प्रेस करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको बोल कर बताएगा। वैसे ही फ़ोन में भी है कि आप जैसी भी चीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बोल कर बताएगा। जैसे टच स्क्रीन के फ़ोन में आपको समस्याएं नहीं होती? नहीं, स्टार्टिंग में बेशक हुई थी, लगा था कि सीखने में भी आएगा या नहीं आएगा, पर धीरे धीरे यूजुअली हम सीखते चले गए। और यदि इसका थोड़ा सा नमूना पेश करना हो जी, तो हमारे पास हमारा फ़ोन है, जी, हम आपको उसमें वो कैसे रीड कर सकता है हम आपको वो बता सकते हैं। बताएं, बिल्कुल बताएं। हम जानना चाहेंगे और हमारे सारे श्रोता हैं वे लोग भी जानना चाहेंगे। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि इनके पास एक डिवाइस है जो कि फ़ोन से जुड़ी हुई है, और वो मेरे ख्याल से ये ब्लूटूथ से ऑन किया आपने। नहीं, ब्लूटूथ इससे कनेक्ट हो रखा था जी, इससे पहले, और हमने वही डिस्कनेक्ट किया है क्योंकि इसकी वॉल्यूम बाहर लानी थी। उससे जी, पहले सिर्फ हम सुन सकते थे इसे, जी, और अब आप या हमारे, जी, श्रोतागण सब सुन सकते हैं। जी, आप बताएं कुछ कैसे करते हैं आप? जैसे कि एक एप्लीकेशन है ये न्यूज़ की, जी, जो कि सब जानते ही होंगे, हाँ, हाँ, तो हम आपको थोड़ा सा इसका बता देते हैं ये कैसे रीड रीड करते हैं करता आप, है। हाँ, Selected on location reporting off. Selected off battery saver on. Nap. Notific. Nap. दैनिक भास्कर अब ग्रुप से किसी के भी मैसेज। राजस्थान में छुपा 100 करोड़ साल पहले अनलेबल्ड बटन। ये क्यों कोई न्यूज़ है। हाँ, हाँ, शेयर फॉन्ट साइज अब आप देखिए कि ये इसको कैसे रीड कर रहा है। 5 घंटे पहले इमेज थंबनेल इमेज प्ले आइकॉन शेयर। अनोखे अनसुने और अनदेखे राजस्थान की अंतिम कड़ी में सोमवार को 100 करोड़ साल पहले धरती के उथल पुथल के रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। जी। विश्व में 7 महाद्वीपों के बनने का राज पश्चिमी राजस्थान की पाली। तो इस तरह से आप इसको सुन पाते हैं। हाँ, आप सारी न्यूज भी सुन लेती हैं, हाँ। और कुछ पढ़ना हो तो भी इस तरह से पढ़ लेते हैं। अब हमें ऐसा नहीं होता है कि पहले ऐसा होता था कि अखबार की ज़रूरत पड़ती थी न्यूज़ के लिए, बिना किसी के हेल्प के हम उसे नहीं पढ़ पाते थे, या ऐसा लगता था कि आज क्या आया होगा न्यूज़ में, आज क्या हुआ होगा। जी, तो अब ऐसा नहीं है, हमारे पास बीबीसी से लेकर दैनिक भास्कर से लेकर ऑल इंडिया रेडियो से लेकर सारी चीज़ें अवेलेबल है, और बिना किसी की मदद के आप हम उसे बिल्कुल पढ़ सकती हैं। अपडेट रह सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अपने परीक्षा की तैयारियां की, कंपटीशन एग्जाम भी दिए, तो उसमें कोई तरह की समस्याएं आई आपको? ऐसा होता है कि 12th के बाद ब्रेल को साथ लेके चलना ठीक है, आप अपने स्तर पर लेके चल सकते हैं, पर क्योंकि हर जगह हर अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका अलग सिलेबस होता है, तो आपको हर बुक उसमें ब्रेल में उपलब्ध हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। जी, यदि सामान्य तौर से हम आपको बताएं तो आप 12th में एक हिस्ट्री की बुक देखेंगे, परंतु वो ब्रेल में जाकर लगभग वो 7 से 8 बुक के बराबर बन जाती है, जी, बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी हो जाती है। जी, तो फिर ऐसी उम्मीद करना कि आप 12th के बाद या कंपटीशन के दौरान आपको इतना ब्रेल में कंटेंट अवेलेबल हो सके, क्योंकि जीके है जो डेली का डेली चेंज जी, होता है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाता होगा ये चीजें। नहीं, फिर ये होता है कि आपको सुनकर पढ़ना होता है, या फिर आज की डेट में तो ऐसा है कि आपको कोई बुक्स अवेलेबल हो गई तो हम उसका पीडीएफ बनाते हैं और उसे एप्लीकेशंस के थ्रू उसे रीड करवा रीड देते कर हैं, लेते हैं। जी, या फिर किसी से रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, उससे रीड करते हैं और उसे सुनकर अपना याद करते हैं। अच्छा, या फिर हमें लगता है कि ब्रेल में कुछ इम्पोर्टेंट है कि उसे लिखना चाहिए, तो उसे हम लिख लेते हैं। अच्छा, जब आप एग्जाम देने जाती हैं तो वहाँ हॉल में कोई सुविधा मिलती है अलग से? हाँ, मिलती है।
आपको एक जूनियर गाइडलाइन तो कहती है कि आप सामान्य किसी भी इंसान को लेके जा सकती हैं जो जिसे पढ़ना आता हो, जो आपसे जूनियर हो। जी। वो आपको पेपर में क्या है वो पढ़ के बताएगा, आपको उसको आंसर बताना है, वो उसको टिक मार्क करेगा, यदि लिखना है तो वो लिखेगा। जी। उसी से आपका निर्धारित होता है कि आप कितने सफल हुए हो। हमने RS प्री का पेपर दिया था अभी, बट क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी हमारे साथ में थे दोनों तैयारी एक साथ की थी आपने? और दोनों तैयारी एक साथ थी, तो कहीं थोड़ा सा हम बढ़ गए थे, तो जिसके वजह से पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाए और चंद नंबरों से हम रह गए। मुझे सूचना मिली कि आप 1 नंबर से रह गए थे। जी। लेकिन अगली बार आप जरूर उसमें सेलेक्ट होंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आपने एक संस्था का नाम बताया था जयपुर की, जिससे आप जुड़ी और उससे आपने आगे तक पढ़ाई भी की, बहुत कुछ सीखा भी। अगर कोई और हमारे जो नेत्रहीन श्रोता हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ने लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगी? हम लास्ट 4 या 5 महीने पहले एक NGO से अटैच हुए थे जी। उद्भव विजन फाउंडेशन करके, और इस NGO की स्थापना भी या जो इनके संस्थापक हैं वो भी ब्लाइंड है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो एक बैंक में मैनेजर थे। कितनी बड़ी बात है ये। वो ब्लाइंड होते हुए वो अपना काम भी सारा करते थे और बैंक का भी सारा काम संभालते थे। जी। और यदि ऐसा कोई है, क्योंकि हमारे पास लगभग राजस्थान के सभी स्कूल्स के कॉन्टैक्ट नंबर या उनकी जो भी डिटेल्स हैं वो अवेलेबल है, तो यदि कोई हमसे जुड़ना चाहता है या कुछ जानना चाहता है या फिर ऐसा कोई उनके आसपास है जिसे वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो या तो वो udbhav.org सर्च कर सकता है, तो उन्हें हमारी साइट मिल जाएगी, वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। जी। या फिर वो वहाँ के जो लैंडलाइन नंबर है 0141 356 2093, यानी कि 3562093 पे कांटेक्ट करके आप अपना परिचय देकर आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं। जी। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? चाहे वो ब्लाइंड है चाहे वो सामान्य है, हम सामान्य को तो इतना ही कहना चाहेंगे कि ब्लाइंड को एक साथ की ज़रूरत है, सहारे की नहीं। आप उनका साथ दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी ना ही दया की दृष्टि से देखिए और ना ही वो आपके समान। उन्हें ये बताइए कि आप क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं। और ब्लाइंड को इतना ही कि आप अपने आप में बहुत कुछ हैं, आपने सिर्फ या आपके पास जो कमी है उसको अपने बाधा ना बनने दें और उसे पीछे छोड़ते हुए आप ये देखें कि आप उसे कम कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या हासिल कर सकते हैं कि जिसके वजह वो कमी पूरी नहीं हो सकती, पर वो कमी कुछ कम हो सकती है। बिल्कुल, वो कम भी हो सकती है और उस कम होने वाली कमी के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप RAS भी बन सकते हैं, IAS तक भी क्लियर कर सकते हैं। हम जरूर चाहेंगे। आप कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं, हम बस इतना ही बताना चाहेंगे कि सिर्फ RS नहीं, आज के डेट में IAS भी है ब्लाइंड, एक जज भी है ब्लाइंड, चीफ मैनेजर भी है बैंक में। तो बहुत अच्छी बात ये आप ना सोचें कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक विश्वास की और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये जानकारी निश्चित रूप से हमारे उन सभी श्रोताओं के लिए लाभदायक होगी जो कि इस तरह के फाउंडेशन से जुड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और ये भी हम सोचते हैं कि अगली बार जब आप हमारे स्टूडियो में आए तो हम आपको एक RS या IAS अधिकारी के रूप में बुलाएं और फिर आपका इसी तरह से स्टूडियो में इंटरव्यू करें। स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।